हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 69। अमन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वापस जा रहा था। जाने से पहले वह वेदी से मिलना चाहता था ताकि उसके सामने अपनी दिल की बात कह सके। अमन को वेदी शगुन की शादी से ही पसंद थी, लेकिन उसकी भावनाएं मजबूत प्रीति की सगाई में हुई। अमन ने जब शगुन को बताया कि वह वापस जा रहा है और प्रीति की शादी में नहीं रहेगा तो वह उदास हो गई। वेदी सबके लिए चाय ले आई। अमन, शादी तक रुक जाते, प्रीति की शादी है, उसकी शादी में उसका भाई नहीं रहेगा तो उसे बुरा लगेगा। शगुन ने कहा, दी टिकट्स बन चुके हैं और एक हफ्ते बाद एग्जाम्स भी है तो जाना जरूरी है दी, पर कोशिश करूंगा प्रीति की शादी वाले दिन आ सकूं। अमन ने कहा, अच्छा चाचा चाची कैसे हैं और पापा ठीक है ना? शगुन ने पूछा। हाँ दी, सब ठीक है और माँ तो पूरा प्रीति दी के पास ही रहती है। 1-1.5 महीना बचा है उनकी शादी में तो उन्हें कोई काम भी नहीं करने देती, सारा काम खुद ही करती है। अमन ने कहा, तुम दोनों भाई बहन बैठकर बातें करो, तब तक हम नाश्ता भिजवाते हैं। कहते हुए मिश्राइन उठी और वहां से चली गई। अरे वेदी, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, अमन ने कहा। तो वेदी आकर शगुन के बगल में बैठ गई। अमन शगुन से बातें करते हुए बीच बीच में वेदी की तरफ भी देख रहा था। मिश्राइन नाश्ता ले आई तो शगुन ने अमन के सामने एक प्लेट रखी और दूसरी प्लेट वेदी के सामने रखते हुए कहा, तुम दोनों खाओ, मैं अभी आती हूँ। अमन और वेदी एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों खामोशी से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी प्लेटों को। वेदी ने अमन की आंखों, बेवकूफ लोग, दिवाली को गुजरे 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन्हें पटाखे अभी फोड़ने हैं। एक काम करो, मेरे सर पर ही फोड़ दो, बेवकूफ लोग। अमन और वेदी एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों खामोशी से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी प्लेटों को। वेदी ने अमन की ओर देखा और कहा, क्या हुआ, खाओ ना। वो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अमन ने धीरे से कहा। हाँ कहो ना, वेदी ने कहा। यहां सबके सामने नहीं, अकेले में, अमन ने कहा। अकेले में? वेदी ने थोड़ा घबरा कर कहा। अरे मेरा मतलब, मैं दी और आंटी जी के सामने तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कहा। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो इट्स ओके, अमन ने कहा। ठीक है, तुम नाश्ता करो, हम अपना हुलिया ठीक करके आते हैं, बाहर चलेंगे, वेदी ने कहा। ठीक तो लग रही हो, अमन ने वेदी को देखकर कहा। हाँ, लेकिन ऐसे बाहर थोड़े जाएंगे, तुम रुको, हम अभी आते हैं, कहकर वेदी वहां से चली गई। अमन बैठकर नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद वेदी वहां आई और कहा, चले? अमन ने देखा तो बस देखता ही रह गया। हरे रंग की कुर्ती और उसके साथ लाल रंग का दुपट्टा लगाए वेदी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अमन को अपनी ओर देखते पाकर वेदी ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया और कहा, ओ हेलो, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, चलते हैं, कहते हुए अमन उठा। इतने में मिश्राइन चली आई और कहा, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मा, वो टेलर को हमने अपने ड्रेस सिलने को दिए थे ना, तो सोचा अमन के साथ जाकर ले आए, वेदी ने अमन के कहने से पहले ही बोल दिया। बिटिया, अमन मेहमान है बेचारा, अभी अभी तो आया है और तुम इन्हें बाहर लेकर जा रही हो, मिश्राइन ने कहा। कोई बात नहीं आंटी, मैं लेकर जाऊंगा, अमन ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन बेटा, मिश्राइन ने कहा, जिन्हें अमन का इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अरे तो मैं भी तो इस घर का सदस्य ही हूं ना, आपने मुझे पराया समझ लिया, अमन ने कहा। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, अच्छा होकर आओ, हम तब तक तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनवाते हैं, मिश्राइन ने कहा और चली गई। तुम रुको, मैं अभी आती हूं, कहकर वेदी अंदर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई और अपने साथ गुड्डू की बाइक की चाबी लेकर आई। उसने चाबी अमन को दी और कहा, इससे चलेंगे।
ये बाइक किसकी है? गुड्डू जीजू की? अमन ने बाइक की तरफ आते हुए कहा। हाँ, भैया तो बरेली गए हैं ना, इसलिए बाइक यहीं छोड़ कर गए हैं। अब चलो, बाकी बातें रास्ते में पूछ लेना, वरना फिर कोई आ जाएगा और कहेगा कि घर के मेहमान को लेकर मैं कहाँ जा रही हूँ। वेदी ने अमन को बाइक स्टार्ट करने का इशारा किया और खुद उसके पीछे आ बैठी। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अमन ने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वेदी अमन को लेकर अपने कॉलेज की पीछे वाली गली में बने कॉफी हाउस में लेकर आई। अमन ने बाइक साइड में लगाई और दोनों अंदर चले आए। वेदी ने दोनों के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की और आकर अमन के सामने बैठते हुए कहा, हाँ तो अब बताओ क्या बात है? अमन को वेदी से अचानक इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, थोड़ा सांस ले लो फिर बताता हूं। अच्छा, तुम्हारा कंप्यूटर कोर्स कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, वेदी ने कहा। और घर में सब बढ़िया? अमन ने पूछा। अमन, ऐसे घुमा फिरा की बात मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, वेदी ने कहा। तो अमन टेबल पर रखी बोतल, टिश्यू बॉक्स, शुगर बॉक्स सब साइड में रखने लगा। ये देखकर वेदी ने धवे उचकाई। तो अमन ने कहा, वेदी मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। हमारे लिए? वेदी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे लिए। जब से तुम बनारस से लौटी हो ना, मैं ठीक से सो पा रहा हूं ना ठीक से खा पा रहा हूं। कुछ अच्छा नहीं लगता, हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। पूरा दिन घर में खामोशी से बैठे रहता हूं, ना किसी से बात करने का दिल करता है ना घर से बाहर जाने का। मुझे ऐसे देखकर पापा ने मेरी वापसी की टिकट्स करवा दी। उन्हें लगा शायद पढ़ाई की टेंशन में मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं जानते कि मुझे तुमसे प्यार। जब पहली बार तुम्हें शगुन दी की शादी में देखा तब तुम मुझे अच्छी लगी। उसके बाद जब जब तुम्हें देखा तुम और ज्यादा अच्छी लगी। तुमसे बात कर पाता इससे पहले ही पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके बाद प्रीति दी की सगाई में देखा तो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स और बढ़ गई। लेकिन इस बार भी मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन आज कहने का मन किया और मैं यहां चला आया। एक बार यहां से गया तो पता नहीं वापस कब आना होगा। अमन की बातें सुनकर वेदी अवाक रह गई। अमन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में भी था, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा उसने सोचा नहीं था। वेदी हैरानी से अमन को देखते रही तो अमन आगे कहने लगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है वेदी, तुम चाहो तो थोड़ा वक्त ले सकती हो। जरूरी नहीं है जो फीलिंग्स मेरे दिल में है वो तुम्हारे दिल में भी हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि प्यार का कोई वक्त नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है। तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। वेदी ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। कुछ दिन पहले ही दीपक की सच का उसे पता चला था और इतनी जल्दी वह अमन पर भरोसा कैसे कर ले, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे चुप देखकर अमन ने उदास होकर कहा, शायद तुम्हारी ना है। वो सब सामान साइड क्यों किया? वेदी ने कहा, मुझे लगा मेरी बात सुनकर कहीं तुमने कुछ फेंक कर मारा तो। अपनी सेफ्टी के लिए, अमन ने मासूमियत से कहा। तो वेदी मुस्कुराने लगी और फिर अमन की तरफ देखकर कहने लगी, अमन, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तुम हमारे परिवार का हिस्सा भी हो। तुम जानते हो भैया और भाभी के बीच इस वक्त सब बिखरा हुआ है। ऐसे हालात में हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच सकते। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। अमन ने सुना तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। उसने अपना हाथ वेदी के हाथ पर रखा और कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हारे सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। वेदी अमन की आंखों में देखते हुए खुद से कहने लगी, गैरों पर अपना वक्त और भावनाएं बहुत बर्बाद की। इस बार किसी अपने पर सही। अगर हमारी किस्मत तुमसे जुड़ी है तो हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अमन, क्या हुआ, कहां खोई हो? अमन ने वेदी के सामने हाथ हिलाते हुए कहा
तो वेदी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? सिर्फ प्रीति को, उसने तो मुझे यहां भेजा है, अमन ने कहा। लेकिन तुम ये सब हमारे भैया और शगुन भाभी को मत बताना, वे दोनों पहले से इतनी सारी परेशानियों में पड़े हैं और परेशान हो जाएंगे। सही वक्त आने पर तुम्हारे पापा से कहना, वो आकर हमारे पापा से बात करेंगे, वेदी ने कहा। मतलब तुम्हें हमसे प्यार नहीं है? अमन ने पूछा। अमन, जरूरी नहीं है शादी से पहले ही प्यार हो। अगर प्यार सच्चा है तो वो शादी के बाद भी हो सकता है, वेदी ने बड़े ही प्यार से कहा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही, कहां से सीखी? अमन ने कहा। अपनी भाभी से, जैसे उन्हें हमारे गुड्डू भैया से हुआ है, वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा। शगुन दीना बहुत लकी है जिसे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं, अमन ने कहा तो वेदी मुस्कुरा उठी। दोनों ने आइसक्रीम खाई। अमन खुश था कि वेदी ने उसके प्यार को मंजूरी दे दी और ना नहीं कहा। वहीं वेदी खुश थी कि उसकी भाभी के ही घर में उसका रिश्ता हो जाएगा और वह हमेशा के लिए शगुन के साथ ही रहेगी। दोनों वहां से बाहर चले आए। वेदी आकर अमन के पीछे बैठी और दोनों घर के लिए निकल गए। वहीं से गुजरते हुए शालू की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उन्हें जाते देखकर शालू ने कहा, कुत्ती कहीं की, मुझसे कहती है कोई चक्कर नहीं है और यहाँ बाइक पर घुमा जा रहा है। कल क्लास में मिलना, बताती हूँ तुझे। शालू वेदी को कोसते हुए वहां से चली गई। दिवाली के 11 दिन बाद ही गोलू और पिंकी की शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी में अभी 1.5 महीना था। पिंकी ने अभी से अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। धीरे धीरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई कि पिंकी का रिश्ता हुआ है, लेकिन किससे हुआ है ये कोई पता नहीं लगा पाया, क्योंकि मिश्रा जी की शर्त के अनुसार मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था कि पिंकी की शादी किससे हो रही है। उधर गोलू के घर वालों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। अमन उसी शाम वापस बनारस के लिए निकल गया, लेकिन वेदी बहुत खुश थी। वेदी के रिश्ते को लेकर अब बस उसे वेदी के लायक बनना था और मिश्रा जी से उसका हाथ मांगना था। बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली वाली शादी संपन्न कर गोलू और गुड्डू अपने स्टाफ के साथ वापस कानपुर के लिए निकल गए। गाड़ी जब बरेली के बाजार से निकली तो गुड्डू ने गोलू से कहा, यार गोलू, बरेली में सबसे फेमस क्या है? यहाँ के झुमके, गोलू ने एकदम से कहा। ठीक है फिर गाड़ी रोको, हमें लेना है, गुड्डू ने कहा। कहा भैया, इस उम्र में झुमके पहनेंगे आप? पगला गए हैं, गोलू ने कहा। अभी रख के देंगे ना एक तुम्हें कहा हम जना नहीं दिखते हैं? अभी वेदी के लिए ले रहे हैं, जाएंगे तो कहेंगे कि कुछ नहीं लाया उसके लिए। अब बिना कोई सवाल के गाड़ी साइड में लगाओ, गुड्डू ने कहा तो गोलू ने गाड़ी साइड में लगा दी। गुड्डू ने स्टाफ वाली गाड़ी को वहां से चलने को कहा और खुद गोलू के साथ दुकान में चला आया और आकर झुमके देखने लगा। गुड्डू ने 2 जोड़ी झुमके लिए और पैक करने को कहा। दुकानदार ने झुमके पैक करके गुड्डू को दे दिए और गुड्डू उन्हें लेकर गोलू के साथ दुकान के बाहर चला आया। चलते चलते गोलू ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा, भैया एक जोड़ी वेदी के लिए ठीक है, पर दूसरी वाली का क्या करोगे? हम पहनेंगे, काहे दिक्कत है तुमको? गुड्डू ने गोलू को घूरते हुए कहा तो गोलू चुपचाप उसके साथ चलने लगा। दोनों आकर गाड़ी में बैठे। गोलू ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। गुड्डू ने झुमकों को एक बार देखा और फिर मुस्कुराकर जेब में रख लिया। गोलू ने अभी ताजा ताजा लेक्चर सुना था, इसलिए गुड्डू से कुछ पूछना सही नहीं समझा। कुछ देर खामोश रहने के बाद गुड्डू ने कहा, अच्छा गोलू, उस शर्मा जी वाली लड़की से बात कुछ आगे बढ़ी तुम्हारी? हाँ भैया, चल रही है, देखते हैं कब तक मानते हैं शर्मा जी। कहते हुए गोलू का हलक सूख गया। गुड्डू की नजर गोलू के हाथ की उंगली पर पड़ी जिसमें सोने की अंगूठी जगमगा रही थी। गुड्डू ने उसकी उंगली से अंगूठी निकालते हुए कहा, जे कहां से आई? बहुत ही सुंदर है और चमक भी बहुत रही है। गोलू ने सुना तो उसका खून ही सूख गया। उसने बात को संभालते हुए कहा,
जे तो हमने मेले से खरीदी थी 40 रुपए में, पर सोने जैसी चमक है इसकी। का गोलू, इतना पैसा कमाते हो और जे खोट का सामान पहनते हो, फेंको इसे। कहते हुए गुड्डू ने अंगूठी गाड़ी के बाहर फेंक दी। गोलू ने देखा तो तुरंत ब्रेक लगाया और कहा, जे का किया? अरे यार, हमारी फेवरेट थी वो। गुड्डू ने हाथ वापस गाड़ी के अंदर किया और अंगूठी गोलू की ओर बढ़ाकर कहा, जे लो, तुम्हारा तो कलेजा ही मुंह को आ गया, जैसे हमने असल में फेंक दी हो। अब बताओ क्या चक्कर है इस अंगूठी का? मरता क्या न करता, गोलू ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा और एक नई कहानी सुना दी। वो खरीदी मेले से ही है, लेकिन हमने नहीं, शर्मा जी की लड़की ने, उसी ने अपने प्यार की निशानी के रूप में हमें दी है। जे सही है, हमें तो आज तक किसी ने कुछ ना दिया। कहते हुए गुड्डू ने अपना हाथ गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा तो उसके हाथ में पड़ा चांदी का कड़ा कलाई पर झूलने लगा। उसे देखकर गुड्डू ने कहा, यार गोलू, एक बात बताओ, ये कड़ा हमारे हाथ में कैसे आया? हमने बहुते याद करने की कोशिश की, लेकिन जे हमने कब खरीदा कुछ याद नहीं आ रहा। अरे दिया होगा आपकी किसी चाहने वाली ने, याद नहीं होगा आपको, गोलू ने कहा। अब बेचारा सीधा सीधा शगुन का नाम कैसे ले? गुड्डू ने कड़े को गौर से देखते हुए कहा, हमें नहीं लगता पिंकिया कभी हमें इतना महंगा तोहफा देगी। गोलू ने सुना तो गुड्डू की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जब तोहफा आपको जिसने दिया है ना, उसने तो आपके नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दी है। पता नहीं आपको कब वो एहसास होगा। कुछ कहा तुमने? गुड्डू ने गोलू की तरफ देखकर कहा, हाँ, हम पूछना चाह रहे थे कि एक जोड़ी झुमका तो वेदी के लिए लिया है, पर ये दूसरा वाला किसके लिए लिए हो? गोलू ने डरते डरते कहा। गुड्डू ने सुना तो पहले तो गोलू को घूरा और फिर खिड़की के बाहर देखते हुए कहने लगा, दिल तो उन्हें अपने हाथों से पहनाने का है, पर क्या करे गोलू, अभी हमारा उन पर इतना हक नहीं बनता। गुड्डू को सोच में देखकर गोलू मुस्कुराने लगा, जैसे वह जानता हो कि दूसरी जोड़ी किसके लिए थी। जानते तो आप लोग भी हैं, लेकिन गुड्डू के अंदाज में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।